हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट रहेंगे, इनके क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो पहला है हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के बारे में। ठीक है, तो पॉलिटी हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन से अनुच्छेद मूलभूत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मतलब कि राइट टू फ्रीडम। ठीक है, जो आर्टिकल होते हैं राइट टू फ्रीडम फंडामेंटल राइट में, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आते हैं, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। ठीक है, तो आर्टिकल 19 जो होता है वो कहता है बोलने का अधिकार। ठीक है, जो बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि मीडिया है, ठीक है, किसी भी राजनेता के बारे में बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सब आते हैं आर्टिकल 19 में। ठीक है, उसके बाद में 20 होता है कि हमें एक जुर्म की सजा दी जाएगी। ठीक है, अगर हमने 3-4 जुर्म किए, ठीक है, तो हमें जैसे कि फांसी होती है तो एक ही बारी होती है, एक ही जुर्म की दी जाती है। ठीक है, तो वो आर्टिकल 20 कहता है। और 21 होता है स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, राइट टू फ्रीडम एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये होता है आर्टिकल 21। ठीक है, और आर्टिकल 21 ए कहता है कि राइट टू एजुकेशन। ठीक है, 6 साल से बच्चे से लेके 14 साल तक की बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, ये आर्टिकल 21 ए कहता है। ठीक है, उसके बाद में आता है आर्टिकल नंबर 22। ठीक है, जो आर्टिकल नंबर 22 है वो कहता है कि अगर आपके घर पे कोई पुलिस आ जाए, ठीक है, तो आप अक्सर मूवी में देखते हैं कि वारंट दिखाओ। ठीक है, तो वो होता है बिना वारंट के आपके घर में कोई सर्च नहीं कर सकता, आपको बिना वारंट के आपको कोई गिरफ्तार करके लेके नहीं जा सकता। ये होता है आर्टिकल नंबर 22। ठीक है, इसमें कहते हैं, ठीक है, जैसे अक्सर आपने मूवी में देखा होगा वारंट है ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो वही होता है आर्टिकल 22। ठीक है, तो अच्छे से आप समझ गए होंगे आर्टिकल 19 से लेके 22 तक ये आते हैं फ्रीडम में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की योग्यता के लिए आयु कितनी होती है, आपको ये बताना है। ठीक है, कितनी होनी चाहिए। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, ठीक है, उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 साल। ठीक है, तो 35 साल तक होती है उम्र राष्ट्रपति बनने की। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी कलकत्ता उच्च न्यायालय किस वर्ष में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो आपको बताना है जो कलकत्ता हाई कोर्ट है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में आपसे बता ही दिया कि सबसे पुरानी है, ठीक है, और सबसे पहली है भारत की। ठीक है, जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये जो हाई कोर्ट था वो कब बनाया गया था, ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1862 में। ठीक है, 1862 में स्थापित की गई थी कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा संविधान में लाया गया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पंचायती की राज के बारे में आपको पूछा गया है, कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें ये लाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 70, सॉरी, संशोधन, ठीक है, अमेंडमेंट होता है 73, जिसके तहत पंचायत राज लाया गया था। ठीक है, अगर ये ईयर पूछा जाए कि कब लाया गया था, तो 92 में, 1992 में ये लाया गया था, लेकिन लागू किया गया था कब, 1993 में। ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया वो ध्यान रखना। ठीक है, लाया गया था 1992 में। ठीक है, लेकिन इसको लागू किया गया था 1993 में। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस आता है, अक्सर एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि कब लाया गया था और कब लागू किया गया था। ठीक है, तो इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो 73 जो संशोधन हुआ था उसमें, ठीक है, जो 101 आर्टिकल है, सॉरी, संशोधन है ये जीएसटी का है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है। 101 अमेंडमेंट, ठीक है, ये है जीएसटी का।
अगला क्वेश्चन है, आपातकाल कोष की कितनी राशि भारत सरकार द्वारा बरकरार रखी जाती है? ठीक है, तो अगर आपातकाल इमरजेंसी पड़ जाए, ठीक है, भुखमरी वगैरह ऐसा हो जाए तो राजकोष में, ठीक है, कितनी अमाउंट अभी है करंट टाइम पे, ये आपको पूछा गया है, ठीक है, कि कितनी अमाउंट होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 करोड़, ठीक है, करंट टाइम पे। लेकिन 2005 में कितने होते थे? 2005 में अगर पूछा जाए, ठीक है, तो तब होते थे 50 करोड़, ठीक है, 2005 में होते थे 50 करोड़ तक, ठीक है, लेकिन अभी करंट टाइम पे 2005 के बाद में 500 करोड़ कर दी गई थी, ठीक है, तो ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन, संविधान लागू करने की तारीख 26 जनवरी चुनी गई क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग 26 जनवरी 1929 को की गई थी, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्वराज की मांग की गई थी 1929 में, ठीक है, 26 जनवरी को, तो वो कहाँ पे की गई थी, ये आपको बताना है। पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है, कहाँ पे की गई थी? इस क्वेश्चन में आपको ये तो बता दिया कि 1929 में 26 जनवरी को हुआ था, लेकिन आपसे जगह पूछी गई है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में, ठीक है, तो ये लाहौर में की गई थी इसकी मांग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है, सॉरी, नियुक्त किया गया था, ठीक है, जब बना था, ठीक है, 1947 की बात की जा रही है, तब की बात की जा रही है। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, ये आपको बताना है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन दे रखे, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, पीएन राव, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएन राव। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रस्तावना भी संविधान का अभिन्न अंग है? तो आपको बताना है कौन सा वो केस हुआ था, और काफ़ी फेमस केस है ऑप्शन में, ठीक है, उसी के बारे में बात हो रही है, कई बार ही हमने पढ़ा हुआ है उसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, केशवानंद भारती केस, ठीक है, जो कि कब हुआ था? 1973 में हुआ था, ठीक है, 1973 में हुआ था, और ये 68 दिन, ठीक है, 68 डेज चला था ये केस, ठीक है, सुनवाई हुई थी इसकी, ठीक है, 13 जजेस थे जिन्होंने इस पर सुनवाई की थी, ठीक है, तो इसके बाद में इसी केस में याद दिलाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रियम्बल, ठीक है, वो भी एक अभिन्न अंग है, ठीक है, ये केस था, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी का था, ठीक है, जिन्होंने केशवानंद भारती ने ज़मीन ले रखी थी उसको सरकार हटा रही थी, ठीक है, लेकिन वो अपनी ज़मीन के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, ठीक है, जिसके कारण पूरा संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है, संशोधन किए गए थे कई, ठीक है, सिर्फ इस एक केस के द्वारा, ठीक है, क्योंकि एक ज़मीन थी, जैसे कि आप अक्सर ही देखते हैं कहीं पंजाब से अगर सड़क निकलनी हो, ठीक है, किसी किसानों के खेतों से निकलनी हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सरकार किसान को पैसा दे देती है, ठीक है, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था, ठीक है, बहत्तर में होता था, ठीक है, लेकिन कोई इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन इन्होंने जो केशवानंद भारती थे इनके द्वारा, ठीक है, ज़मीन ली जा रही थी इनकी, लेकिन ये केस कर दिए थे कोर्ट में, ठीक है, कि मेरा राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल है, ठीक है, उसके तहत मैं केस करता हूँ, ठीक है, सरकार पे कि मेरी प्रॉपर्टी ली जा रही है, ठीक है, तभी पूरा आर्टिकल चेंज किया गया था, ठीक है, संशोधन किए गए थे इसके द्वारा, ठीक है, कि किसी के पास कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक है, सरकार चाहे तो ले सकती है, ठीक है, लेकिन उसके बदले तुम्हें पैसा दे देगी, ठीक है, ताकि आप खुश रहें, ठीक है, तो जितना मूल्य होता है उससे ज़्यादा ही पैसा मिलता है। आपने अक्सर ही देखा होगा, हाईवे वगैरह निकल रहे होते हैं अगर कभी किसी शहर से, तो उसका अगर किसी का घर आता है रास्ते में या किसी की कोई ज़मीन आती है, ठीक है, तो उसको पैसा दे दिया जाता है, ठीक है, तो पहले ये नहीं था, इसलिए केस हुआ था, ठीक है, काफ़ी सारा संशोधन किया गया था इसमें, ठीक है, तो केशवानंद भारती केस था ये, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था,
अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो ये क्या होता है ये सिविल कोड? ये तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होती है, इसके तहत ये होता है कि कोई भी धर्म सब बराबर होंगे। ठीक है, जैसे कि आप ये मान लो कि मुस्लिम धर्म में पहले क्या होता था कि 3 तलाक होता था। ठीक है, तो 3 तलाक जो होता था, ठीक है, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, उसमें एक ही तलाक होता था। ठीक है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है, कोर्ट पे काफ़ी बर्डन पड़ता है, काफ़ी भार पड़ जाता है। ठीक है, उनके धर्म में कुछ और कहते हैं, उनके धर्म में कुछ और है, उनके धर्म में कुछ और। अगर हिंदू मुस्लिम में शादी हो गई तो काफ़ी सारे धर्म के काफ़ी सारे कार्य आ जाते हैं। ठीक है, तो उसी में आर्टिकल 44 कहता है कि सिविल कोड होनी चाहिए। ठीक है, जो कि सिर्फ गोवा ने चालू की थी। ठीक है, आर्टिकल 44 भी है इस पे, आर्टिकल 44। ठीक है, तो इसको सिर्फ गोवा ने जारी किया है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है कि सारे सामान एक होनी चाहिए। जैसे एक दूसरा एग्जांपल कश्मीर का, ठीक है, जहाँ पे ये इसका मतलब होता है होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल का कि एक झंडा होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे 2 झंडे होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ठीक है, तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये गोवा में शुरू किया गया है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ पहले उसने शुरू किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में उल्लेखित 6 में से कौन सा धर्म नहीं है? ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि 2019 में काफ़ी सारा बवाल हुआ था इस पे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट पे। ठीक है, जिसमें आपको इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कौन से एक धर्म है जो इसमें नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जुडिज्म। ठीक है, तो पारसी भी है उसमें, ठीक है, सिखिज्म भी है, बुद्धिज्म है, लेकिन ये जुडिज्म उसमें नहीं है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 3 देश भी हैं, वो भी याद रखना। ठीक है, ए बी पी बोलते हैं। ठीक है, ए बी पी। ठीक है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देश में है इसमें, ये भी याद रखना। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि संवैधानिक विधानसभा द्वारा अपनाए गए भारतीय ध्वज को डिज़ाइन किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैंने भी 2-3 बार कराया है। ठीक है, तो आपको ये बताना है, ठीक है, कि जो हमारा झंडा है, ठीक है, उसके उसको डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद होगा ये। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो गया, पिंगलिया वेंकैया। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था हमारे राष्ट्रीय ध्वज को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कौन है? तो आपको बताना है सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट सेक्रेटरी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, हमने पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब चलते हैं हम इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन, क्रय शक्ति समानता के अनुसार भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द परचेसिंग पावर पावर पैरिटी। ठीक है, पीपीटी में, सॉरी पीपीपी में, ठीक है, ट्रिपल पी में हमारे भारत की रैंक कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, राइट आंसर हो जाएगा, सी, डी या सी पे। ठीक है, 3rd नंबर पे। ठीक है, और नंबर 1 पे है चाइना, और 2nd नंबर पे आता है यूएसए। ठीक है, तो ट्रिपल पी में भारत हमारा देश 3rd नंबर पे है। ये एग्जाम में सॉरी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर के अधीन कर की कितनी दरें प्रदान की गई हैं? आपको बताना है हाउ मैनी टैक्स सेव हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर दी जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी के अंदर कितने प्रकार के टैक्स बताए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा, 5 प्रकार के।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से भिन्न को अलग कीजिए। ठीक है, तो इनमें से आपको अलग करना है, ये आपको बताना है। पिक द ओड वन आउट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भुगतान बैंक नहीं है, आपको बताना है कौन सा पेमेंट्स बैंक नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने एयरटेल पेमेंट सुना होगा, पेटीएम सुना होगा, जियो पेमेंट। ठीक है, अगर आप अपना जियो होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसमें अगर जाना, ठीक है, ऐप होता है, सॉरी, जियो ऐप में जाना, उसमें देखना, उसमें जियो पेमेंट्स का भी ऑप्शन आता है, जियो वॉलेट का भी आता है। ठीक है, तो वोडाफोन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मांग के नियम का पालन नहीं करता है। डेफी द लॉ ऑफ डिमांड, कौन सा फॉलो नहीं करता, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गिफ्ट एंड गुड्स। ये काउंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे कोई भी बाहर से पैसा आता है, ठीक है, इंफ्रा गुड्स, सुपेरियर और ऑर्डिनरी। ठीक है, लेकिन जो गिफ्ट एंड वाला होता है, ठीक है, इसको काउंट नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए नियोजित अर्थशास्त्र, सॉरी, अर्थव्यवस्था पुस्तक किसने लिखी है, तो आपको बताना है प्लान इकोनॉमी ऑफ, सॉरी, फॉर इंडिया। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम विश्वास राया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र कारक लग, सॉरी, कर्क लागत पर एनएनपी के लिए है, तो आपको बताना है कौन सा इनमें से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्केट प्राइस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगला क्वेश्चन है, उल्टी पश्चिम बंगाल में पहला स्टील उद्योग बंगाल आयरन बॉक्स कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आपको बताना है कौन से वर्ष में की गई थी। तो ये शुरू किया गया था 1874 में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन भी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज हेडेड बाय। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, पहला, याद रखना पहला। ये किया गया था केसी नियोगी द्वारा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं के निर्माण और उत्पादन पर लगाया गया कर कहलाता है, तो आपको बताना है कौन सा टैक्स कहलाता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगाया जाता है, उस टैक्स को क्या कहते हैं। वो हो जाता है एक्साइज टैक्स, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है, अगर
मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूँ, आपको बताना है कि भारत का पहला बैंक कौन सा था। ठीक है, तो जिसको आपने कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे रखता हूँ, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। आपको बताना है भारत का पहला बैंक। हाँ, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, इलाहाबाद बैंक, सेकेंड हिंदुस्तान बैंक, थर्ड पंजाब नेशनल बैंक जिसको पीएनबी बोलते हैं, फोर्थ है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको ये बताना है कि भारत का पहला बैंक कौन था। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन इलाहाबाद बैंक, ठीक है, हिंदुस्तान बैंक, पीएनबी या फिर न्यू बैंक ऑफ इंडिया। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलते हैं, मिलेंगे कल।